देख रहे हैं वॉइस ऑफ रहे। काहे बनाया पाकिस्तान, क्यों बनाया पाकिस्तान? आज ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूँ, आज ये सवाल वो करोड़ों लोग पूछ रहे हैं जो पाकिस्तान से शरणार्थी के रूप में भारत में आते हैं। आज मैं पूछना चाहता हूँ उन राजनेताओं से, भारत पाकिस्तान के उन नेताओं ने जिन्होंने सत्ता के सुख के लिए इस देश को दो भागों में बांट दिया था, लेकिन हजारों लोग जो आज भी बेघर हैं, वे वतन हैं, उन लोगों के लिए उन्होंने क्या किया? अपनी सत्ता के सुख के लिए सत्ता से चिपके रहे, लेकिन आज भी 70 सालों से हजारों करोड़ों लोग भटक रहे हैं इधर उधर। यूं तो हर साल पाकिस्तान से हिंदुस्तान में हजारों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में आते रहे हैं और आ रहे हैं, लेकिन जैसलमेर में आने वाले शरणार्थियों की दास्तान कुछ अलग है। दोस्तों, जैसलमेर के जो शरणार्थी हैं जो पाकिस्तान से आ रहे हैं, वो पाकिस्तान के नहीं हैं, वो भारत के ही थे। जैसलमेर एक रेगिस्तानी इलाका है। हजारों सालों से इस रेगिस्तान के लोग काम की तलाश में सिंधु नदी के किनारे पंजाब और सिंध में जाते रहे हैं। वहाँ पर काम करते थे, वहाँ से कमाते थे, और जब त्यौहार कोई आता था तो वापस जैसलमेर के इस रेगिस्तान में आकर के त्यौहार मनाते थे और फिर वापस चले जाते थे। लेकिन जब हमारा देश 1947 में बंटवारा हो गया, इस रेगिस्तान के बीच से एक सरहद की लकीर बना दी गई, तब हजारों की संख्या में लोग जो वहाँ पर थे वो यहाँ पर हिंदुस्तान में वापस आ गए। लेकिन निचले तबके के जो लोग थे, हजारों की संख्या में, वो वहीं पर रह गए। उसका कारण ये था कि यहाँ पर कुछ काम नहीं था। उनको पता था अगर हम जैसलमेर जाएंगे तो वहाँ से फिर वापस नहीं आ पाएंगे, तो उन्होंने वहीं पर रहकर काम करने का फैसला किया। 1947 के बाद काफ़ी सालों तक ये लोग अपने घर पे आ जाते थे, फिर चले जाते थे। लेकिन 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। उस युद्ध के कारण जो इस रेत के बीच में से जो एक सरहद की रेखा जाती थी, उस पर तारबंदी कर दी गई और यहाँ के लोग इधर रह गए, वहाँ के लोग उधर। मैं पीछे रिमिया खान से रहने वाला हूँ। अच्छा और यहाँ पे बेसिकली जो हमारा गांव है डांगरी है। अच्छा, डांगरी तो जो बिल्कुल नज़दीकी है शहर से, बिल्कुल 8 किलोमीटर यहाँ पे है। तो हमारे जितने भी यहाँ पे भीड़ आते हैं तो वो रिमिया खान से ही आते हैं, बिलोंग करते हैं, और उनके यहाँ पे गांव यहीं पे है, क्योंकि इन्हें मालूम नहीं था कि ये जब तारबंदी हो गई कैसे आना है, कैसे, जब रोज़ी के लिए वहाँ जाते थे फिर आ जाते थे। वो एक टाइम से बिल्कुल तारबंदी हो गई, फिर कैसे आ सकते हैं? ये इतनी नॉलेज नहीं, इन्हें ना पढ़े लिखे होते हैं। ये बंद हो गया भाई, आगे बस बॉर्डर आ गया है तो वहीं के वहीं रह गए। अब धीरे धीरे जैसे मालूम हो रहा है इन्हें, तो फिर पासपोर्ट के ज़रिए और जत्थे के ज़रिए वीज़े उससे यहीं पे। और उसके बाद उन लोगों पर पाकिस्तान में जुल्मों की दास्तान शुरू हो गई। वहाँ पर इनका घर नहीं था, कभी यहाँ कभी वहाँ ऐसे भटकते रहते थे, क्योंकि उनका घर बार तो यहाँ जैसलमेर में था। वहाँ पर बंधुआ मजदूर की तरह गुलामी की ज़िंदगी जीने पे मजबूर हो गए, कट्टरपंथी पाकिस्तान में हावी हो गए। और जब इन्होंने ये फैसला किया कि अब हम भारत, अपने वतन, अपने घर वापस जाएंगे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसलमेर आने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इनको वापस भेजना चाहा, लेकिन इन लोगों ने साफ मना कर दिया कि साहब हमें गोली मार दो, लेकिन वापस पाकिस्तान नहीं भेजो। ऐसा क्या हुआ था पाकिस्तान में कि यहाँ हिंदुस्तान की गोली खाने को तैयार हो गए, लेकिन वापस नहीं जाना चाहते? ये सब आज हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता सुरेश कुमार हर्ष के साथ में हम सीधे लिए चलते हैं आपको जेठवाई गांव, जहां हजारों की संख्या में पाकिस्तानी शरणार्थी यहां पर आए हुए हैं। अभी हम जहाँ खड़े हैं वो हो कच्ची बस्ती पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों की है। ये शरणार्थी कैंप भी कहें तो कोई इसमें हर्ज की बात नहीं है। तो जैसा कि मकानों के हालात आप देख रहे हो, मंजर दिखा रहे हैं, कईयों की छतें नहीं हैं और कई अभी रात की बारिश में उनके हालात ख़राब है। बाहर आना जाना, बच्चे खेल रहे हैं, औरतें हैं पानी की व्यवस्थाओं में लगी हुई है, लोग हैं वो मजदूरी के लिए, और बच्चों की पढ़ाई का भी कोई यहाँ सुव्यवस्थित कार्यक्रम नहीं है। और जैसा कि बिजली और आज जो ये गर्मी का माहौल है, 50 के पास 23 डिग्री गर्मी है, तो उसमें बड़ी ही कठिनाइयों में ये जी रहे हैं। तो आइए हम आपको इनसे रूबरू करवाते हैं इनकी कठिनाइयों का।
आप इसी बस्ती से हो? जी हाँ सर। अच्छा, तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम किशन है सर। तो किशन जी, आप ये बताइए, ये जो कच्ची बस्ती है, जो पाक से आए हुए शरणार्थी है, जी। इनके क्या हालात है? इनको सरकार की तरफ से यहाँ की व्यवस्थाएं, यहाँ की जो कठिनाइयाँ हैं, इनके बारे में आप थोड़ा हमारे कुछ जानकारी बताइए। सर हम ये बताना चाहेंगे सरकार को भी और उनसे विनय भी करना चाहेंगे कि पाकिस्तान से कई प्रताड़ित होकर के आते हैं, वहाँ के जुल्म सितम को सह करके यहाँ पर एक सुख की उम्मीद में आते हैं। लाइक वहाँ जैसे जब यहाँ आते हैं तो हमारे पास में किसी के पास में 10 रुपये रहते हैं तो किसी के पास में कुछ नहीं रहता है। तो यहाँ रहने के लिए हमें जगह नहीं होती है। कॉलोनी, एक सरकार हमें कॉलोनी अगर अलग से दे दे ताकि वहाँ से जो भी हमारा रिश्तेदार आता रहे तो वहाँ बसता रहे। यहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था भी नहीं है। नहीं, देखो किशन, जो आपने कहा है बिल्कुल सही है। आप अभी संघर्ष तो कर ही रहे हो। बिल्कुल सर, हम हर अपने दुख दर्द सरकार को बताते रहते हैं, हम उनके सामने आते रहते हैं। अब जैसे कि अभी आप पाकिस्तान से यहाँ आए हो तो वहाँ पर आपके मकान वगैरह होंगे, आपका आधा परिवार वहाँ भी रहता होगा, और यहाँ भी आप आए हो, जैसे किसी ने भी पहले बताया कि कई परिवार वहाँ बिछड़े हुए हैं। तो वहाँ और यहाँ में आपके क्या अंतर है, ये थोड़ा सा हमारे को बताओ। वहाँ क्या तकलीफें थी या कोई क्या सुख था, और यहाँ क्या तकलीफ है और क्या सुख है, और कौन सी आशा के साथ आप यहाँ हिंदुस्तान में आए हो? सर वहाँ पर जितनी भी, जहाँ पर भी हम झोपड़ी बनाते थे, बैठते थे, वो हमारी परमानेंट नहीं होती थी। और ना तो हम अब अगर चाहे वहाँ पर 20 वर्ष भी रहें, लेकिन उस ज़मीन को हम बेच भी नहीं सकते थे, क्योंकि वो अगर बैठो तो बैठे रहो, अगर उठ करके चले जाते हो तो वो ज़मीन उनकी ही होती है। नहीं, परमानेंट तो जैसे कि आपके बाप दादा परदादा जब वो पाकिस्तान में जो रहते थे, जैसे, तो वहाँ आपकी ज़मीनें तो होगी ना? नहीं, कोई ऐसी ज़मीनें नहीं है हमारे। हम यहाँ से गए थे, हमारे जितने भी शरणार्थी यहाँ आए हुए हैं, भी आप सर्वे कर लो, उनमें जाओ, उन सब से पूछ लो कि आपके मूल गांव कहाँ है। बस ये है कि मूल गांव जितने भी है अपने हिंदुस्तान में, अब जैसलमेर, बाड़मेर, ये जो यहाँ का एरिया है, सबके यहाँ के हैं। अच्छा, सब यहाँ जैसे से कि आपने बताया कि मूल गांव आपके यहाँ पर है। तो आप किशन लाल जी, आप यहाँ कौन से गांव से हो? हमारा गांव सिंधल वंश है, सिंधलिया का खुयाला। जितने भी सिंधलिया गोत्र उठा हुआ है, सिंधल गोत्र उठा हुआ है, वो खुयाला से उठा हुआ है। पाकिस्तान में आपको क्या तकलीफ थी? हम जो है पाकिस्तान में रहने वाले थे। यहाँ से जो हम अपने देश में आए हैं तो वहाँ जो बहुत गुलामी करनी पड़ती थी मुसलमानों का, वो जो देश था, और हिंदुओं के लिए वो बिल्कुल परेशानी का ही है। हम जो अपने देश में आए हैं तो हम ये सोच के आए हैं कि हम जो वहाँ जाएंगे, अपना देश है, वहाँ जो हमारे को हर वसिया मिलेगी। यहाँ जो आए तो हमारे पास कोई गवर्नमेंट का कोई तो नई सुविधा नहीं मिली है। अभी नहीं बिजली है, नहीं पानी का है, कुछ भी हमारे लिए कोई आस्था नहीं है। वहाँ पाकिस्तान में मुसलमानों की गुलामी अगर करते थे तो ज़िंदगी सही गुजरती थी। अगर ये नई गुलामी निकालते थे तो वो बहुत परेशान थे। बच्चों को पढ़ने के लिए, पढ़ाई करने के लिए वहाँ जो स्कूल में नहीं जाते थे तो उसको कूट मार करते थे, कोई पढ़ाई नहीं करते थे। मुसलमानों का ही वहाँ देश था, तो इसीलिए हम जो वो दुख खाते खा के अपने देश में आए। अगर मजदूरी करते थे तो पैसे कुछ नहीं देते थे, अगर जो कुछ मांगने जाते थे तो वो फिर जो है गालियाँ निकालते थे। बहुत वहाँ जो है हिंदुओं की ज़िंदगी की बहुत बड़ी परेशानी वहाँ जो रहने के लिए। आन आप पोरियो करता, थोड़ो करो, जादो करो, खावता, इथे कार खावी, आन उठे बैठा था अपना ओ लाको। तो वहाँ पर आपके साथ भेदभाव करते थे, नफरत करते थे? नफरत है। अच्छा, नफरत में मतलब आपको साथ में नहीं बिठाते खाना खाते वक्त? अगर आपको साथ में नहीं बिठाते ना, मंजे ते कोई भी खाड़े, हेठा भी खाड़ता। अच्छा, चारपाई पे नहीं बिठाते, नीचे बिठाते थे? हमारा नाम मुखी राम है। अच्छा, मुखी राम जी। हाँ, उधर कोई देश में कोई दुख तकलीफ और नहीं है। जो भाई बच्चे उधर पढ़ाने नहीं देते, जो भाई पढ़ाते हैं तो उसे तासुब बड़ा है, तासुब करते हैं। जे कोई पढ़ भी जाए तो ना कोई ड्यूटी मिले, ना नौकरी मिले, ना कैसे। ते अपन उधर जो बड़ी तासुब बड़ी करते हैं। अच्छा। हाँ, गुलामी करो तो ठीक है, जे नहीं तो जे मजदूरी करो तो वो 6 महीने उनके पास जाओ तो बाद 6 महीने से बाद पैसे मिलते हैं, पहले पैसे नहीं मिलते। अच्छा, 6 महीने से बाद में मजदूरी के पैसे मिलते, पहले नहीं मिलते थे। तो फिर गुजारा कैसे चलता था? कपास में 200 रुपया दे देता, जो भाई 200 रुपये में अपना काम जा करो, जहाँ और जागा तो मेहनत मजदूरी करिए। तो फिर खाना वगैरह, फिर जैसे पैसा नहीं होता तो खाने की तकलीफ वगैरह क्या क्या रहती थी आपको? जो भाई कोई भाई से कैसे ले के पैसे ते अपना गुजारा करना। तो आपने ये देखा कि पाकिस्तान में किस प्रकार के जुल्म हुए, जिसके कारण ये हिंदुस्तान आने को मजबूर हुए। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से इनको शरणार्थी कहा जाता है, ये शरणार्थी बिल्कुल नहीं हैं। ये जैसलमेर के ही निवासी थे, ये वहाँ पर काम करने जाते थे
और क्योंकि यहाँ काम नहीं था इसलिए पहले आना नहीं चाहते थे, और जब यहाँ आए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आज ये अपने ही घर में बेघर हैं, अपने ही वतन में वे वतन हैं। पाकिस्तान में यूं तो लोकतंत्र है, सभी लोग वोट डालने जाते हैं, लेकिन जो हिंदू लोग हैं उन पर इस तरह से जुर्म होते हैं कि वोट तो देते थे लेकिन अपनी मर्जी से ये वोट नहीं दे सकते थे। तो आप ये बताइए कि यहाँ पर जो आप शरणार्थी पाकिस्तान से आए, पाकिस्तान में आपको वोट देने का, मत देने का किस किस को अधिकार था? थोड़ा हाथ करके ऊपर मुझे बताइए। सारे हाथ ऊंचो करो। अच्छा, तो सभी करीब करीब तो सभी आप यहाँ पर पाकिस्तान में मत देते थे, वोट देते थे। तो आपके साथ में जैसे वहाँ के नेता लोग आते थे तो आपको क्या आश्वासन क्या देते थे कि भाई इस बार सरकार बनेगी तो हम आपकी ये सहायता करेंगे? तो इसके बारे में आप कुछ बताओ। जैसे आप अपना वोट तो देते थे, तो आपको वोट देने के बाद में आपकी वहाँ की सरकार क्या आपको सहायता की क्या आश्वासन देती थी? सर वहाँ पे ऐसा है कि अगर एक कोई गांव है बड़ा सा, तो वहाँ पे उनका मुसलमानों का गांव कहलाता है। तो हम तो ऐसे जैसे कोई गुलाम होते हैं, बैठे होते हैं, तो उनसे भाई पूछा जाता है भाई इसको वोट देना है तो उसी को वोट देते हैं। आगे उनको तो कोई सुविधा नहीं मिलती, हम लोगों को आगे जो भी सुविधा है या पैसे है या कोई आता है फंडिंग वगैरह आती है तो उन्हीं की आती है, हमें तो कुछ नहीं आती। हमें भी कहा जाता है कि इनको वोट देना है तो उनको वोट देना है बस। इनका कहना है कि वहाँ के गांव वाले जमींदार लोग हैं, इनको धमकाते थे कि उसको जिसको चाहो वो जिसको चाहते थे उसी को वोट देना पड़ता था, और अगर उनका कहना नहीं मानते तो इन पर तरह तरह के जुल्म किए जाते थे। ना किसी के खिलाफ दे दिए तो फिर तो हमारे को उधर जीना ही हराम कर रहे हैं। आज ये लोग यहाँ पर खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं, बेघर, खुले में इनका खाना बनता है, खुले में ही रहते हैं, सब काम खुले में करते हैं, कोई इनकी सुनने वाला नहीं है। देखिए हमारे हिंदुस्तान के नेता यूँ तो कहते हैं कि हम सेवक हैं और जहाँ भी जनता को इनकी ज़रूरत पड़ती है पहुँच जाते हैं, लेकिन आज तक इनके पास कोई भी हिंदुस्तानी नेता नहीं पहुँचा है। जब मैंने इसका कारण जानना चाहा तो इन लोगों ने बताया क्योंकि हमारे पास वोट का अधिकार नहीं है, हम नेताओं के लिए कुछ कर नहीं सकते, उनको वोट नहीं दे सकते, इसलिए कोई नेता आज तक हमारी पूछने नहीं आया है कि हम किस हाल में हैं। यहाँ पे आज तक कोई नेता नहीं आया, सरपंच तक भी नहीं आया अभी कैसे हो क्या है, क्योंकि हमारे पास वोट का अधिकार नहीं है। अगर वोट का अधिकार होता तो सब लोग आते, क्योंकि अगर हमें वोट का अधिकार दिया जाए तो हमारे यहाँ पे लाखों हिंदू वहाँ से जो शरणार्थी आए हैं वो वैसे के वैसे बैठे हुए हैं, और हम ये चाहते हैं कि हमारे पास आए, हमें भी वोट का हक देना चाहिए, हम भी वोट दें, और हमारे पास जो सुविधा है या लाइसेंस है, लाइसेंस वहाँ का चलता है, यहाँ पे चलता नहीं है, तो यहाँ पे बेरोजगारी है ना, वो क्या करे। और यहाँ पे जितने भी कुछ उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पे उसको इशू करना चाहिए या रोजी देनी चाहिए उन्हें। इनका कहना है कि यहाँ पर भी परेशानियाँ कुछ कम नहीं हैं। पाकिस्तान में हमारे को मानसिक शांति नहीं थी, शारीरिक शांति नहीं थी, यहाँ भी हमारे को परेशानियाँ हैं, यहाँ भी हमारे के पास खाने को नहीं है। जब यहाँ तक पहुँचते हैं तो किसी के पास 10 रुपया होता है, किसी के पास 20 रुपया होता है, मजदूरी भी नहीं मिलती है। कुछ लोग अब यहाँ से वापस जाने लगे हैं क्योंकि ना तो इनकी कोई नेता खबर ले रहा है, ना सरकार खबर ले रही है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा सर, वहाँ पर हमको तकलीफ़ थी शारीरिक, यहाँ पर भी तकलीफ है वो, लेकिन वो क्या है, वहाँ पर तो शरीर को ठेस पहुँचती थी, यहाँ पर हमारे दिल को ठेस पहुँच रही है सर। हिंदुस्तान में कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र है, हिंदुओं के लिए हिंदू संस्थाएं काफ़ी काम करती हैं, हिंदुओं के नाम पर बहुत सारे पैसे इकट्ठे किए जाते हैं, बहुत सारी संस्थाएं चलती हैं, लेकिन इनकी मदद करने के लिए आज कोई भी आगे नहीं आ रहा है। कुछ सामाजिक संस्थाएं जितनी भी आई है उसमें 88 लोगों के समय विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल ये आए जरूर, और उन्होंने सपोर्ट किया। उनके अलावा बाद कोई यहाँ पर संस्था नहीं आई, कोई हमारा यहाँ पर सपोर्ट नहीं हुआ, और उनको जब 88 लोगों को खदेड़ा जा रहा था उसमें सपोर्ट हुआ, उनको यहाँ पर स्टेप मिल गया, उसके अलावा कुछ नहीं हमें सुविधा मिली। और अब ये तंग आ चुके हैं, यहाँ भी बहुत परेशानियाँ हैं, लोग परेशान करते हैं और यहाँ के मजदूरी नहीं मिलती है, इसलिए काफ़ी लोग अब वापस जा रहे हैं।
यहाँ भी इनके साथ जुर्म होता है, यहाँ भी पुलिस में रिपोर्ट लिखाने जाते हैं तो वहाँ भी इनकी पहचान मांगी जाती है। इनके पास कोई पहचान नहीं है, कोई जाति प्रमाण पत्र नहीं है, इसलिए कहते हैं कि SC/ST का केस भी दर्ज नहीं होता। ये काफ़ी SC/ST के लोग यहाँ पर रह रहे हैं। हिंदुस्तान में आने के बाद में भी सर हमारे साथ बहुत हुए हैं। मेरे पास कई डाटा है। अभी मोहनगढ़ में फिलहाल ही मुद्दा उठा था जिसमें मुसलमानों ने हमारे एक गर्भवती महिला थी 8 महीने से, उनके पेट पे लातें मारी, उनको खींचा, उनके पीछे ट्रैक्टर दौड़ाया। और क्योंकि हम मजदूर हैं, खेती बाड़ी करते हैं, मुरबा में जाते हैं, जाति से भील हैं, तो हमारे साथ छुआछूत करते हुए, भेदभाव करते हुए सर मारपीट होती है। जब हम उनको कहते हैं यार हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हो, तो हमारे साथ में ऐसा क्यों भेदभाव होता है? तो प्रशासन में आपकी कुछ सुनवाई हुई? मैं वो भी बता रहा हूँ सर, मैं वो भी बता रहा हूँ। तो हमारे उनमें से 4 आदमियों की टांगें तोड़ दी गई, सर फोड़ दिया गया। जब हम गए तो हमारे सर रिपोर्टें तो ले ली जाती है, लेकिन ST/SC का मुकदमा दर्ज नहीं हो पाता है क्योंकि हमें अभी नागरिकता नहीं मिली और सरकार ने जाति प्रमाण पत्र अलाउ नहीं किया है। इससे हमेशा सर होता रहता है, महीने में 1-2 केस होते हैं जिसमें हमारे साथ भेदभाव करते हुए हमारे साथ मारपीट की जाती है। और जब हम थाने में जाते हैं तो वो कहते हैं जाति प्रमाण पत्र लेके आओ, वो हमें सरकार ने अलाउ नहीं किया। तो हमारा कोई मुद्दा नहीं होता है, सिर्फ रिपोर्ट होती है, उस 2 दिन के बाद में हम भूल जाते हैं बस। हम कुछ संस्थाएं जो आपके साथ में आगे बढ़ी हो, आपकी इसमें सहायता की, जो आपने अभी कहा कि हमारे साथ मोहनगढ़ में मारपीट हुई या कहीं और घटना हुई, सर तो कुछ संस्थाएं आती है हमारे साथ में, उस मोहनगढ़ में भी दिया। लेकिन जब वो आगे की प्रक्रिया पूछते हैं कि आपके पास जाति प्रमाण पत्र डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, उस वक्त ये संस्थाएं भी पीछे हट जाती है। वो कहते हैं आपके पास नहीं है, हम क्या करें? अच्छा, जब तक आपको नागरिकता नहीं मिलेगी तब तक ये प्रमाण पत्र यही मार खाते रहेंगे। वहाँ भी मार खाई और यहाँ भी हमको मार खाना है सर। अच्छा, यही तो हमारा भाग्य है सर। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बहुत बिल्कुल जायज़ है, क्यों आपके साथ भी यहाँ पर भी छुआछूत हो रहा है। तो यहाँ इतने जुल्म के कारण इससे कहते हैं कि मरना यहाँ भी है, मरना वहाँ भी है, तो वहीं जाके मरें। यहाँ तो यहाँ से काफ़ी लोग वापस जा रहे हैं और जो रिश्तेदार जिनके यहाँ लोग रह रहे हैं वो बताते हैं कि पहले हमसे वो पूछते थे कि हाँ हम पाकिस्तान में परेशान हैं, हम हिंदुस्तान आना चाहते हैं, तो अब इनके ये रिश्तेदार बिल्कुल मना कर देते हैं कि यहाँ भी हालात ठीक नहीं हैं, यहाँ भी आने के बाद आपकी परेशानियाँ कम नहीं होंगी। इसलिए अब वो लोग वहाँ से नहीं आ रहे हैं और यहाँ जो हैं काफ़ी लोग चले भी गए हैं और काफ़ी वापस जा भी रहे हैं। मजदूरी यहाँ पे सर जितनी मुश्किल है यहाँ पे कि मजदूरी मिलती है लेकिन बहुत कम मजदूरी है। यहाँ पे काफ़ी लोग जो है मजदूरी की वजह से परेशान है और काफ़ी लोग यहाँ पे परिवार रहने के बावजूद वापसी जा रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे किसी किस्म की सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिल रही है। बहुत से परिवार यहाँ पे परेशान है वापसी जाने के लिए। हाँ जी सर, तो वापस का प्लान ये है कि जैसे तो पहले तो नंबर 1 तो यहाँ पे पानी नहीं है, दूसरी बिजली की सुविधा नहीं है और मजदूरी भी इतनी यानी कि ज़्यादा नहीं है, तो इसी वजह से जा रहे हो। कुछ तो यानी गवर्नमेंट के थ्रू से जा रहे हैं आदमी। अभी आज से 6 महीने पहले कुछ हमारे यानी कि हिंदू भैया आए थे, तो उन लोगों को जो है यहाँ पे परमिशन यानी कि नहीं दी दे रहने की, इसलिए वो लोग वापस चले गए। पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों को कम से कम 10 साल के बाद ही नागरिकता मिलती है। इसका मतलब ये है कि जो ये लोग आज खुले में रह रहे हैं, खुले आसमान के नीचे इनका खाना बन रहा है, खुले में सो रहे हैं, खुले में ही बच्चे घूम रहे हैं, आंधी हो, बरसात हो, चाहे 50 डिग्री टेम्परेचर का तापमान हो, इनको सब कुछ सहना पड़ रहा है और ये तब तक सहना पड़ेगा जब तक इनको नागरिकता नहीं मिल जाती। क्योंकि जब तक इनको नागरिकता नहीं मिलेगी, यहाँ ज़मीन नहीं मिलेगी, यहाँ घर नहीं मिलेंगे और ना ही इनको कोई सरकारी सहायता मिलेगी। ये इनको झेलना पड़ेगा आने वाले 10 सालों तक। 10 साल के बाद जब इनको ये नागरिकता मिल जाएगी तब ये शुरुआत करेंगे, कहीं ज़मीन लेंगे खुद की, कहीं घर बनाएंगे, तो तब तक इनको भगवान के भरोसे इसी हालत में रहना होगा। आज भी यहाँ भी कुछ कहने से डरते हैं क्योंकि पाकिस्तान में तो इनको बिल्कुल बोलने नहीं दिया जाता था। सर बात ऐसा है कि वहाँ पे भी लोग बहुत डरे हुए हैं, वहाँ पे नेताओं से, उसकी सरकार से। अगर कोई भी टीवी में या कोई ऐसी न्यूज़ में जाके ऐसी बात करें तो बहुत उन्हें डर लगता है। यही बात यहीं पे भी है, अगर आप पूछते हैं कोई भी क्वेश्चन तो उसका जवाब वो नहीं देते और वो कहते हैं कल को हमारे साथ कोई घटना ना हो जाए, या अगर हम वहाँ पे डरे हुए यहाँ पे बैठे हमें उठाया ना जाए, हमें घरों से ना निकाला जाए, तो इसलिए कोई ऐसी सिचुएशन बताना नहीं चाहता। जो भी है उनके दिल में है कि क्या है। अगर एक कोई घर छोड़ के आता है तो हर किसी को इसका पता है, ये तो मुल्क छोड़ के अपना सब कुछ आए हुए हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि सरकार से तो कुछ इनके लिए कुछ करना चाहिए। ना इनके पास घर है, ना इनके पास बिजली है, ना इनके पास पानी है। कभी सरकार ने नहीं आके देखा कि आप कैसे जी रहे हो, आपके पास रोटी है, खाना खाया है, पानी पिया है, या बीमारी में कैसे तड़प रहे हैं। कोई भी नेता यहाँ से नहीं पूछा कि किस तरह हैं।
कोई अपनी बीवी खो के आया है, कोई अपना बेटा खो के आया है। ये तो उनको पता है ना, उनके जिगर जैसे उनसे दिल में है, वो पूछो तो सही आप जाके। यहाँ पे आए दिन लोग वीडियो वाले आके वीडियो भाषणबाजी करके चले जाते हैं, लेकिन उसका कोई रिजल्ट हम नहीं देखते। आज 20-25 साल से लोग यहाँ पे रह रहे हैं, क्या उसका क्या नतीजा निकला है? वैसे के वैसे हैं वो, जैसे वहाँ से आए हैं। यहाँ पे भी सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर रही। ये हिंदू है और हिंदू देश में आए हैं, तो हिंदुओं को चाहिए कि कुछ उजागर हो। सर हम यहाँ से अपने घर से वहाँ गए पाकिस्तान में, परायों के घर में तो पराये थे ही, वापस यहाँ पर आए तो अपने घर में भी हम पराये हो गए, जैसे कि अपनों के बीच में बेगाने हो गए हैं। एक सर यहाँ पर बोलते बोलते गीत याद आ गया है कि हमारी भावना है, कौन सुनाए, किसको सुनाए, कौन सुनेगा, हमसे अपने रूठ न जाए, इसलिए सर चुप रहते हैं। ये हकीकत है कि हम किसी को सुना भी नहीं सकते। अगर सुनाए पता नहीं वो कैसा आदमी है और हमको कोई परेशानी में न डाल दे, हम किसी को कोई सुनाते नहीं हैं, बस अपने मजदूरी में मस्त हैं और डर से रहते हैं। हमारे बच्चे भी डर में हैं, हम भी डर में हैं सर। तो आज ये कहते हैं कि अगर हम कुछ बोलते हैं तो डर लगता है कि अपने हमसे रूठ न जाएं, और ये दास्तां किसको सुनाएं जाकर, कौन सुनेगा हमारी, कौन सुनेगा, किसको सुनाएं, अपने हमसे रूठ न जाएं। ये कहते हुए हमें डर लगता है, इसलिए हम अपनी कहानी किसी को बताना भी नहीं चाहते हैं। ये दर्द आज जो लोग ये सहन कर रहे हैं, ये प्रकृति का देय नहीं है, ये मानव निर्मित है। और जब तक राजनेता अपने सुख के लिए, सत्ता के लिए देश को बांटते रहेंगे, समाज को बांटते रहेंगे, जातियों में लोगों को बांटते रहेंगे, तब तक ये करुणामयी जिंदगी रुकने वाली नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि इनका दर्द आप समझें, सरकार भी समझे, और आज इनकी मदद की बहुत ज़रूरत है। तो दोस्तों ये थी हमारी उन पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों की कहानी, उनका करुणामय जीवन किस प्रकार से जी रहे हैं। आपको यदि हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल पर लाइक दीजिएगा, और हमारा चैनल आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आने वाले समय में हम आपको ऐसी बहुत सारी कहानियाँ, दास्तानें सुनाने वाले हैं। इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद, और हमारे चैनल को देखते रहिए। मैं हूँ श्यामवीर सिंह, और अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।